द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 91। उन्हें व्यायाम की आवश्यकता है। बटन। जैसा कि पता चला काले पीतल से बना था और कुछ सेकंड के लिए उस पर प्रहार करने और फिर ये देखने के लिए कि यह कैसा महसूस होता है। उसके बाद राय ने बटन को छोड़ दिया और खुले में बाहर जाने के दौरान मिलने वाले ध्यान से बचने के लिए अपने स्थान पर लौट आई। एक बार जब वह पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि वह बाहर जाने के बारे में अधिक खुली होगी, लेकिन अभी के लिए वह उन जगहों पर अधिक सहज है जहां वह खुद को छिपा सकती है, खासकर अंधेरी जगहें। काल ने समझाया। हम उसे तब बाहर नहीं जाने देंगे जहां वह असहज हो। जादूगर प्रशिक्षण के नेता ने सहमति व्यक्त की जबकि उसने थोर के सिर को रगड़ा। एक नया और मिलनसार पालतू जानवर शिक्षकों के लिए पर्याप्त था, लेकिन रीता काल को एक वास्तविक कारण से यहाँ लाई थी, न कि केवल ये बताने के लिए कि उसका सप्ताहांत कैसा रहा। क्या आप फिर से पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गए हैं? नोटों में कहा गया है कि कुछ मानसिक क्षति हुई है और इसे मापने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। उसने बहुत गंभीरता से पूछा। मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से जानने का एकमात्र तरीका वास्तव में फिर से प्रशिक्षण शुरू करना है और देखना है कि दर्द वापस आता है या नहीं। दोनों स्थान अब इतने आगे बढ़ चुके हैं कि मुझे पालतू जानवरों से फीडबैक मिल रहा है और उन्हें नियंत्रित रखने के लिए लगातार स्थानों को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कितना प्रशिक्षण देना होगा। मुझे उनकी विकास दर से आगे रहने के लिए मानसिक शक्ति पर काम करने के लिए बहुत समय चाहिए। काल ने समझाया। ठीक है, फिर हम निर्धारित समय के अनुसार सुबह की कक्षाओं में जा सकते हैं। दोपहर की कक्षाओं को आज से बदल दिया जाएगा क्योंकि यह निर्णय लिया गया है कि अब आपके पालतू जानवरों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि उनमें से 3 हैं। थोर को उसके सिर को रगड़ने के लिए बाहर भेजना आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण नहीं है, चाहे दूसरे प्रोफेसर आपको कुछ भी बताएं। रीता ने उसे याद दिलाया। वे वास्तव में थोर को क्या सिखाने जा रहे थे ये काल के लिए एक रहस्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना नाश्ता खत्म किया और हॉक को अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर बढ़े, रीता को एक बेहतर विचार मिला। थोर एक बढ़ता हुआ लड़का है और उसे व्यायाम की ज़रूरत है, इसलिए आज हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि जब हॉक हमलों को रोकेगा तो तुम बैठो और ध्यान लगाओ, और मैं शुरुआती आरोही वर्ग से कुछ जादूगरों को लाऊंगा जो थोर को अपने कौशल का अभ्यास करने में मदद करने के लिए बाधाओं पर काम कर रहे हैं। जैसे ही उसने बाधा शब्द सुना, थोर का सिर जानवर की जगह में ऊपर उठ गया। उसे बाधा खेल बहुत पसंद था और अधिक बाधाओं के साथ यह और भी बेहतर होगा। क्या यह अन्य छात्रों के लिए बेकार नहीं होगा? काल ने पूछा। आसपास के कुछ जादूगर हंसे और रीता ने अपना सिर हिलाया। पूरी ताकत से जागृत रैंक के हमलों को बार बार करने से उनका मन आपकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा तेज़ी से खत्म हो जाएगा। लक्ष्य यह है कि वे बाधाओं को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखें, जबकि थोर अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हुए मैदान में उत्पात मचाता है। आमतौर पर वे जागृत रैंक योद्धा वर्ग के छात्रों को पूरे दोपहर बाधाओं को तोड़ने के लिए रखते हैं। थोर के लिए उन्हें तैयार करना कोई अलग बात नहीं होगी। लेकिन वह कौन है? एक नया पालतू जानवर, मैं इसे ले सकता हूँ? काल के बगल में बैठे जादूगर छात्र ने पूछा। हाँ, एक लाइटनिंग सेरो जिसे मैंने अभी अभी जोड़ा है। शिक्षक उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे बाधा खेल बहुत पसंद है। एक बार जब आप उसे खेलते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको हॉक मिला है। काल ने मजाक किया। छात्र तैयार हो गए और हॉक अपने दैनिक प्रशिक्षण के लिए आकाश में उड़ गया। रीटा को बाधाओं पर काम कर रहे 4 छात्रों को पकड़ने और उन्हें मैदान के चारों ओर अलग अलग कोनों पर उन्हें स्थापित करने का निर्देश देने में केवल कुछ सेकंड लगे, जिससे एक तरह का घन बन गया। जाओ, मजे करो, काल ने निर्देश दिया और थोर अपनी सबसे अच्छी गति से लड़खड़ाते हुए भाग गया, अभी भी थोड़ा असमन्वित, हर जगह नवजात जानवरों के रास्ते में। लेकिन जब उसके सींग पहले अवरोध से टकराए और वह उछलकर दूर चला गया तो जादूगरों को पता था कि यह प्रशिक्षण उनके लिए आसान नहीं होगा। हमलों के पीछे कोई तो क्या कारण नहीं था, वह जो भी देखता उस पर हमला कर देता, बशर्ते वह उसके बगल वाला न हो। वह भागने के लिए बहुत करीब था और वह जितना संभव हो सके भागना चाहता था। वास्तविक युद्ध में ऐसा शायद ही कभी होता। वे अपने दुश्मनों को चीरने के लिए सींगों से झाड़ू और भाला चलाते, लेकिन चमकती जादुई दीवारों पर हमला करने में कुछ संतुष्टि थी। हॉक के नीचे चल रहे लक्ष्यों पर हमला करने वाले जादूगरों को ध्यान देने और हंसने से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि थोर खुशी से तुरही बजा रहा था, एक सैन्य युद्ध के सीन की तरह। एक लंबी चहकती हुई आवाज़, और जो भी अवरोध पहले वापस आने में कामयाब होता उस पर हमला करना जारी रखता। उन्हें सभी को नष्ट करने में उसे केवल 20 मिनट लगे थे और पहला ब्रेक आधे घंटे के निशान तक निर्धारित नहीं था। लेकिन अगर वे नहीं उठे होते तो वह तब तक इंतजार करता जब तक कि कोई उठ न जाए। छात्र उसकी निराशा को देख सकते थे जब उसे इंतजार करना पड़ता था, और वह मौन निर्णय कि वे इतने अच्छे नहीं थे कि वे उसके जैसे राक्षस के लिए लंबे समय तक खिलौना बन सकें, उन पर हावी हो रहा था।
उन्होंने सोचा था कि उन्होंने जो अवरोध बनाए थे वे असाधारण रूप से प्रभावशाली थे और वे उससे एक रैंक ऊपर थे, लेकिन जब खतरे से निपटने के लिए कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी तो उन्हें उनके मान भंडार को नष्ट करने में अधिक समय नहीं लगा। बिजली की बाधा ने केवल उसके शरीर को स्थिर किया और उसे अपने सींगों को तोड़ने से रोका। ये पहले ही कई बार गिर चुका था, लेकिन इसके बिना भी एक लाइटनिंग सिरों में अविश्वसनीय कच्ची शक्ति थी। जब ब्रेक बुलाया गया तो थोर घास में लेट गया और योद्धाओं के समूह के कुछ योद्धा जो आरोही बाधाओं पर प्रशिक्षण ले रहे थे बेहतर तरीके से देखने के लिए आए। आप जानते हैं कि इस तकनीक में कुछ खूबियां हैं। हम कौशल का उपयोग करते हैं और अपने हथियारों को घुमाते हैं, लेकिन वह मूल रूप से बिजली में लिपटे 100 किलो के डायनासोर को उन पर फेंक रहा है। मुझे यकीन है कि अगर मैंने जॉन को पकड़ लिया और उसे बैरियर पर घुमाया तो हम और भी अधिक नुकसान कर सकते हैं। लड़कों में से एक ने हंसते हुए कहा, इसके बारे में सोचना भी मत। बस खुश रहो कि उन्होंने उसे हमारी गार्ड क्षमता का परीक्षण करने के लिए हमारे पास नहीं भेजा, क्योंकि कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता। दूसरा लड़का हंसा, जबकि थोर घास में हाँफते हुए अगले दौर के लिए ऊर्जा की पूर्ति कर रहा था। वह थका हुआ होगा, है न? वह आधे घंटे से बेतहाशा दौड़ रहा है। आरोही जादूगर छात्रों में से एक ने पूछा। आप ऐसा सोचेंगे, लेकिन नहीं। उसकी प्राकृतिक रिकवरी का मतलब है कि जब तक ब्रेक खत्म होगा तब तक वह बैरियर गेम के दूसरे दौर के लिए तैयार हो जाएगा और आपको खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा वह बहुत निराश होगा। काल ने उन्हें बताया। खेल के उल्लेख पर थोर उत्साहित हो गया और सभी जादूगरों ने खुद से कराहते हुए महसूस किया कि एक राक्षस को नियंत्रित करने की कोशिश करना उतना आसान काम नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। यदि यह एक हमला था तो उन्हें अवरोध को बनाए रखना होगा और अवरोध को विफल किए बिना एक ही समय में हमला करना होगा, अन्यथा वे सुदृढ़ीकरण आने से बहुत पहले ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। अध्याय 92 टीमवर्क सपनों को साकार करता है। सुबह की कक्षाएं समाप्त होने पर थोर लगभग थक गया था और वह दोपहर के भोजन के लिए अपने स्थान पर लौट आया, लेकिन हॉक शानदार समय बिता रहा था। आधे काम को संभालने के लिए काल के बिना वह बस अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज पर हमला कर सकता था, और छात्रों के अनुसार उसके पास उन लोगों को चुनने की एक अनोखी प्रतिभा थी जो वास्तव में चलती लक्ष्यों को मारने जा रहे थे, जबकि उन लोगों को अनदेखा कर रहे थे जो चूक गए थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने हमलों का एक समूह भेजा तो वह उनमें से एक हिस्से को मार गिराता था और बाकी को लक्ष्य से आगे निकल जाने देता था। यह उनके लिए अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा कुशल था और स्थिर लक्ष्यों के साथ यह संभव नहीं होता, क्योंकि जादूगर शायद ही कभी उन्हें चुकते। वे ये भी ध्यान देने लगे थे कि हॉक किसको पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था, क्योंकि उनका निशाना बहुत खराब था। उन जादूगरों को जल्दी से सुधार करना होगा, क्योंकि बाकी वर्ग एक विशाल पक्षी को हमेशा के लिए उनका मजाक उड़ाने नहीं देगा और मज़े में शामिल नहीं होगा। ये दोपहर के भोजन के बाद था जब चीज़ों में भारी बदलाव आया। सार्जेंट रीटा, साथ ही ब्यूरो ऑफ एलीट डेवलपमेंट की जोड़ी ने फैसला किया था कि मार्शल आर्ट प्रशिक्षण, अब जब उनके पास कौशल उपयोग का सहारा लिए बिना मामूली खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त दक्षता थी, तो अब उनके समय का सबसे कुशल उपयोग नहीं था। इसके बजाय दोपहर में काल के लिए पालतू जानवरों के साथ एक समूह प्रशिक्षण अभ्यास होगा। राय को बाहर आने और खेलने के लिए राजी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आज का अभ्यास एक ऐसे लक्ष्य के खिलाफ एक साथ काम करने की मूल बातें पर था जो उनसे अधिक शक्तिशाली था। यह ऐसी स्थिति थी जो भविष्य में अवश्यंभावी रूप से घटित होगी, और टीम में उनमें से 3 के साथ वे अब आसानी से समूह रणनीति पर काम कर सकते थे। हमने स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह को भर्ती किया है और वे आज आपके लक्ष्य होंगे। लक्ष्य 3 घुसपैठियों को रोकना और उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए बिना उन्हें निष्क्रिय करना है। ये सभी गार्ड हैं, इसलिए वे जानते हैं कि कैसे लड़ना है, लेकिन वे सभी आरोही रैंक पर हैं, इसलिए आप उन पर हमला नहीं कर सकते जैसे आपने टैंक और बाधाओं के खिलाफ किया था। एलिस समझा रही थी। इससे हॉक का ध्यान गया, लेकिन थोर निराश हुआ। अगर वह उन्हें कुचल नहीं सकता तो यह बहुत कम मज़ेदार होगा। लेकिन हॉक का यह स्पष्टीकरण कि ये अभ्यास वयस्क होने के लिए अभ्यास थे, बढ़ते हुए युवा शेरों को बोर्ड पर लाने के लिए पर्याप्त था। राय ने कुछ क्षणों के लिए स्थिति पर विचार किया और फिर काल की पीठ पर चढ़ने के लिए बाहर आया और सापेक्ष सुरक्षा से युद्ध के मैदान को देखा। ठीक है, हर कोई बोर्ड पर है। लक्ष्यों को आप पर इसे आसानी से लेने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन वे वास्तविक हमलों के साथ आपकी दिशा में हमला करेंगे। वे प्रशिक्षण कवच पहने हुए हैं, लेकिन वे जादुई रूप से ढाल नहीं होने जा रहे हैं ताकि आप उन्हें स्वाभाविक रूप से नीचे गिरा सकें। अगर कोई ऐसा दिखता है कि वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे तो मैं कदम बढ़ाऊंगा, जादूगर ने निर्देश दिया, जबकि स्वयंसेवक थोर को घास में इधर उधर उछलते हुए खेलने के लिए उत्सुक देखकर मुस्कुराए। वे एक इमारत के कोने के आसपास दृष्टि से बाहर स्थिति में आ गए, काल उनके लक्ष्य के रूप में। वे उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विदेशी एजेंटों द्वारा अपहरण एक वास्तविक खतरा था, जबकि वह और जानवर इसे रोकने के लिए काम करेंगे।
विचार ये था कि उन्हें सीमित प्रतिक्रिया समय दिया जाए, जितना संभव हो सके उतना यथार्थवादी परिदृश्य में, जैसा कि वे स्कूल के मैदान में बना सकते थे, जिसका मतलब था कि स्वयंसेवक पास थे ताकि काल के पास तैयारी के लिए बहुत अधिक समय न हो। हालांकि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। तीनों जानवर एक दूसरे से संवाद कर सकते थे और चूंकि हॉक हमलावरों को देख सकता था, इसलिए जैसे ही अभ्यास दल को शुरू करने का आदेश दिया गया और हमला किया गया, जानवर उन पर हमला कर रहे थे। थोर ने पूरी ताकत से हमला करने से खुद को रोक लिया और इसके बजाय खुद को बिजली से मुख्य योद्धा स्लैश के खिलाफ ढाल लिया और फिर उसे पैरों के बीच एक सींग से हवा में फेंक दिया, जिससे एलिस ने उसके गिरने को कम करने के लिए एक अवरोध खड़ा कर दिया। थोर ने अन्य दो पर हमला किया, जिन्होंने हॉक के रैंक से निपटने के लिए अपने गार्ड को ऊपर उठाया था, जबकि रे ने खुद को काल से दूर फेंक दिया था और जबरदस्त गति से बैरियर से टकराया, जिससे उसके पंजे वाले पैर सीधे उसके आर पार हो गए। वह पुरुषों में से एक के पैरों पर उतरी और वह घबरा गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह एक ब्लडबैथ स्पाइडर थी, जिसने हॉक के हमले को बिना किसी प्रतिरोध के उसे मारा, जिससे वह अपने हेलमेट के माध्यम से बेहोश हो गया। आखिरी आदमी का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वह अगले सेकंड के लिए थोर के हमलों को रोक सकता था क्योंकि सेरो ने उस पर अपने सींगों को लहराया था और फिर रे उसकी पीठ पर थी, खुशी से बख्तरबंद कोट को फाड़ रही थी। ब्रेक, ये रक्षा दल के लिए एक जीत है। आप जानते हैं, आपको अपनी रक्षात्मक क्षमताओं की ताकत को कम करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमलों को कम करना है, एलिस ने घोषणा की। हमने नहीं किया। हॉक और स्पाइडर ने मिलकर उन्हें इतनी तेजी से चीर दिया कि हम उन्हें वापस ऊपर नहीं ला पाए। मैंने कभी किसी चीरने वाले हमले से गार्ड की बाधा को इस तरह से चकनाचूर होते नहीं देखा। रे द्वारा पीठ पर मुक्का मारे जाने वाले थके हुए आदमी ने घोषणा की। हॉक ने अब तक जो प्रशिक्षण लिया है उसने उसकी आक्रमण शक्ति के लिए चमत्कार किया है, लेकिन रे बहुत तेजी से सीखती है और उसकी आक्रामक अनुकूलन की जन्मजात क्षमता बाधाओं को हटाना आसान बनाती है। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह पूरी तरह से विकसित न हो जाए, उससे एक रैंक ऊपर की बाधाएं भी उसे धीमा नहीं कर पाएंगी। काल ने अपने शर्मीले साथी की प्रशंसा की। क्या हम इसका परीक्षण कर सकते हैं ताकि हम एक बेहतर रणनीति बना सकें? हवा में फेंके गए व्यक्ति ने कवच के बावजूद थोर के सींग से कमर में लगी चोट को सहते हुए लंगड़ाते हुए पूछा। उसने अपनी तलवार को अपने सामने जमीन में घोंप दिया और गार्ड को सक्रिय कर दिया, जिसे रे ने अपने जबड़े और दोनों सामने के पैरों से एक साथ वार करके लगभग तुरंत ही नीचे गिरा दिया। उसके रवैये की विशुद्ध आत्मसंतुष्टि सभी को स्पष्ट थी और काल मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या आपके पास कोई मजबूत रक्षात्मक क्षमता है? उसने पूछा। नहीं, हमने गुप्त अंगरक्षक के रूप में प्रशिक्षण लिया है। हम आमतौर पर शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन पैरी और अचानक हमले करते हैं। शायद हमें पहले से तैनात पालतू जानवरों के बिना अगला प्रयास करना चाहिए। ये सभी के लिए अच्छा प्रशिक्षण होगा, उसने सुझाव दिया। साथ ही इससे उन्हें कुछ और कदम उठाने का मौका मिलेगा इससे पहले कि वे देखे जाएं, और शायद उसके अंडकोश को आज फिर से लाइटनिंग सेरो के सींग से टकराना न पड़े। अध्याय 93 घात अभ्यास। टीम फिर से काल पर आए, फैल गई और छात्रावास की इमारत के माध्यम से उस पर चुपके से हमला किया, जिसमें से एक ने खिड़की से छलांग भी लगाए। अब काल ने जानवरों को आदेश दिया, उन्हें युद्ध के मैदान में भेज दिया। हॉक ने उड़ते हुए लक्ष्य को रोकने के लिए आगे बढ़ा, जबकि राय ने दूसरे को गिराने के लिए जाल का एक बड़ा द्रव्यमान थूका, और थोर ने अपने हस्ताक्षर के साथ हमला किया, अपनी मोटी गर्दन के एक झटके से दूसरे आदमी को हवा में फेंक दिया। वे तीनों एक ही सेकंड में जमीन पर गिर गए और रीता ने अपनी सीटी बजाई। काल, आपको कैसे पता चला कि वे आ रहे थे? उसने पूछा। हॉक के साथ संबंध बनाने का एक साइड इफेक्ट। मेरे पास शानदार परिधीय दृष्टि है और मैं बिना अपना सिर हिलाए किसी भी स्थान पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। मैंने उन तीनों को हमला करने से पहले ही ढूंढ लिया था, काल ने समझाया। तो क्या मुझे फिर से फेंकना जरूरी था? पुरुषों में से एक ने अपने घुटनों पर चढ़ते हुए सांस फूलाए। थोर ने लगातार 2 बार एक ही लक्ष्य को मारा था। हालांकि इस बार उसने आदमी के पैरों के बीच भला नहीं मारा, लेकिन उसके 2 ऊपरी सींग उसे उछालने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान करते थे और वह हवा में 5 मीटर से भी ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया था। इस बार उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा मतलब है, चोट से। अंत में अचानक रुक जाना, ऐसा लगता है कि यह ज्यादा मजेदार नहीं था। काल ने संशोधन किया। क्या वे तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जानते हैं इससे पहले कि तुम उन्हें बुलाओ? उनमें से एक आदमी ने पूछा। शायद मुझसे ज्यादा। मुझे नहीं पता कि वे वास्तव में कितना देख सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास के बारे में अच्छी जानकारी है, काल ने समझाया। ठीक है, तो तुम्हारे पीछे छिपकर आना भी आसान नहीं है। हमें एजेंट ए की जांच करनी चाहिए, वह थोड़ा कठोर लग रहा है, घरघराहट करने वाले आदमी ने जवाब दिया, उस आदमी का जिक्र करते हुए जिसे हॉक ने रोका था। एलिस दौड़कर वहां पहुंची और उसने देखा कि वह आदमी होश में था, लेकिन व्यक्तिगत आत्मनिरीक्षण के एक गहरे पल में वह आकाश को घूर रहा था और अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाने लगा था।
क्या कुछ टूटा है? मेरे पास चुड़ैलों से उपचार की औषधियां हैं, एलिस ने कहा। बस मेरा अभिमान। क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? उसने पूछा, और एलिस ने देखा कि उसके प्रशिक्षण कवच में 6 गहरी खरोंचें थीं। न केवल हॉक ने उसे हवा से गिरा दिया था, बल्कि उसके हमले ने उस आदमी के गार्ड को तोड़ दिया था और हॉक के पंजे ने उसे जमीन पर गिराने से पहले उसके कवच को फाड़ दिया था। ऐसा लगता है कि हम ही घात लगाए बैठे थे। तीसरे आदमी ने सहमति जताई। टकने में मूर्छ आ गई। रीटा और एलिस दोनों ने आह भरी, लेकिन सबसे पहले रीटा ने बात की। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि यह लंबे समय में एक व्यवहार्य प्रशिक्षण पद्धति नहीं होगी। वे पहले से ही बुनियादी रणनीतियों को समझते हैं और उनकी प्रतिक्रिया का समय इतना तेज है कि काल पर वास्तव में घात लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, भले ही वे आराम कर रहे हों। हमें उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने का कोई और तरीका निकालना होगा। रे ने उसे एक तीखी नज़र से देखा, जिसे साजन ने अपना सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए वापस किया। मैं भी समझ सकता हूं कि उस नज़र का क्या मतलब है। युद्ध के लिए सही मायने में प्रशिक्षित होने का एकमात्र तरीका युद्ध में होना है। काल को इतनी मार्शल आर्ट आती है कि वह लड़ाई में ठीक रहेगा, लेकिन अकादमी बेहतर प्रशिक्षण परिणाम पाने के लिए आप सभी को खतरे में डालने को मंजूरी नहीं देगी। उसने मकड़ी को याद दिलाया। हॉक हमें बाहर जाने देने के लिए सहमत होगा। रे ने मुंह बनाया। हॉक का मन उत्सुक हो गया, और मकड़ी ने उस पर एक मानसिक मुस्कान बिखेरी। अगर हम बाहर शिकार कर रहे होते तो आप उन्हें मारने के बाद खा सकते थे, उसने घोषणा की। ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बहुमत के नियम नहीं चलते, काल ने उन्हें अपने सबसे सख्त लहजे में बताया। रे ने हॉक की कमजोरी पहले ही पहचान ली थी। जैसे ही उसने भोजन का जिक्र किया, विंडस्पीड हॉक जो कुछ भी करना चाहती थी उसके लिए तैयार हो जाती, और थोर सिर्फ इसलिए साथ देता क्योंकि बाकी सभी लोग वहीं जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि तुम एक गहन चर्चा कर रहे हो, एलिस ने काल के जानवरों से बात करते समय कहा। वे सभी प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना चाहते हैं। मैं उनसे असहमत नहीं हूं, क्योंकि यहाँ हमारे प्रशिक्षण विकल्प सीमित हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षित है और संख्या में सुरक्षा एक अच्छी बात है, काल ने उत्तर दिया। थोर ने बॉस के उन आश्वस्त करने वाले शब्दों को सुनकर खुशी से अपना सिर हिलाया, और प्रशिक्षकों ने हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। वे 2 बार इतने ही घंटों में लाइटनिंग सेरों से बुरी तरह पराजित हो चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगा कि वह प्राणी कोई खतरा था, वह बस बहुत मिलनसार था। आइए इस पर कुछ मिनट चर्चा करें। मिशन पर बाहर जाने के इच्छुक छात्रों के समूह हैं, और हम आपको उनमें से किसी एक का नेतृत्व करने की अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते कि कोई दूसरा जागृत रैंक या उच्चतर सदस्य हो, क्योंकि आप अभी भी प्रथम वर्ष के छात्र हैं और इस क्षेत्र में आपका परीक्षण नहीं हुआ है, एलिस ने समझाया, जिससे रीटा ने आपको घूर कर देखा। डैनियल बुद्धिमानी से मैदान के पीछे बैठ गया, जैसा कि वह पूरे दिन करता रहा था, और खुद पर ध्यान आकर्षित करने से बचता रहा, क्योंकि दोनों उचित कार्रवाई के बारे में बहस कर रहे थे। छात्र प्रशिक्षण मिशन आमतौर पर खतरनाक नहीं थे, निश्चित रूप से गॉब्लिन जनजाति से भी बदतर नहीं थे, और काल अब पहले से कहीं अधिक मजबूत था। 2 नए पालतू जानवरों के जुड़ने से वह अकेले ही गॉब्लिन जनजाति में उत्पात मचा सकता था। वे जो कुछ भी कर सकते थे, वह लाइटनिंग सेरो को तब तक गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकता था जब तक कि वे उसे घेरकर नीचे नहीं गिरा देते। हॉक और वे दोनों के साथ लड़ाई में ऐसा होना असंभव लग रहा था, भले ही आप काल को खुद एक लड़ाकू संपत्ति के रूप में न गिने, क्योंकि वह ज्यादातर अन्य छात्रों पर नजर रखता था। परिणाम अपरिहार्य लग रहा था, और 20 मिनट की चर्चा और कुछ संक्षिप्त शब्दों वाले फोन कॉल के बाद दोनों महिलाएं अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ लौटीं। आपको एक दूर के मिशन का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाएगी। छात्र दाना आपके साथ कॉमन ग्रेड के 8 प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ जाएंगे। यह एक हल्के निगरानी वाले क्षेत्र में हर्बल संसाधन एकत्र करने का मिशन है, और यदि आप आपातकालीन बीकन सक्रिय करते हैं तो 10 मिनट की हेलीकॉप्टर सवारी पर आपातकालीन सहायता उपलब्ध होगी, सार्जेंट रीटा ने काल को सूचित किया। समझ गया सार्जेंट, इस अवसर के लिए धन्यवाद, काल ने अपने जानवरों की उत्तेजना को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए यथासंभव गंभीरता से उत्तर दिया। वे आखिरकार ऐसी जगह पहुंच रहे थे जहां चूहे हो सकते थे, और हॉक इस संभावना से बहुत खुश था। अध्याय 94 छात्र नेतृत्व वाला मिशन अगली सुबह शुरू होना था, और उन्हें ट्रेन द्वारा स्थान पर पहुंचाया जाना था। जहां वे जा रहे थे वहां कोई सड़क नहीं थी, लेकिन ट्रेन की पटरियां संदिग्ध जादुई संसाधनों के स्थान से केवल 20 किलोमीटर दूर थीं। यह उनके लिए पैदल यात्रा करने के लिए पर्याप्त नज़दीक होगा, और यह सुनिश्चित करना काल और दाना पर निर्भर होगा कि टीम खो न जाए। हॉक के ड्यूटी पर होने के कारण यह एक आसान मामला होना चाहिए, क्योंकि वह ऊपर से देख सकता था कि वे कहां जा रहे थे, इसलिए काल को स्थिति के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं थी। क्षेत्र में बड़े जानवरों की कोई रिपोर्ट भी नहीं थी, केवल कुछ जंगली सुअर और कुछ छोटे राक्षस थे जो जंगल में रहना पसंद करते थे। यह अधिकांश टीमों के लिए एक मुद्दा बन सकता है, लेकिन यह उनके लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, काल ने सोचा। छोटे राक्षस सभी सामान्य ग्रेड के थे, और वह कुछ ही सेकंड में उनसे निपट सकता था,
लेकिन वे उन छात्रों के लिए एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी होंगे जो अभी भी अपने शुरुआती विकास से जूझ रहे थे। साथ ही दाना के साथ उसके गोलेम की जोड़ी होने से बड़े जीवों के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा होगी कि बहुत कम चीजें उन पर हमला करने की हिम्मत करेंगी। गोलेम को ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं थी और अब तक वह उन्हें अपनी अन्य कास्टिंग से ज्यादा विचलित हुए बिना जटिल आदेशों का पालन करवाने में सक्षम हो गई होगी, जो उन्हें बेहतरीन गार्ड बना देगा। उन्होंने इसे सुबह जल्दी कहा क्योंकि आपूर्ति ट्रेन सुबह 3 बजे आती थी, ताकि आपूर्ति को छांटकर सभी के जागने तक पिकअप के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अगर आप ट्रेन पकड़ना चाहते थे तो आपको सुबह 3:30 बजे तक ट्रैक पर पहुंचना था, या अगर वे धीरे धीरे उतर रहे थे तो सबसे देर से 4 बजे तक। ट्रेन तब तक समूहों के आने का इंतजार नहीं करती थी जब तक कि कोई ज़रूरी मिशन न हो, इसलिए समय पर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी का एक बड़ा हिस्सा था। इस तरह काल ने खुद को सुबह 2 बजे दाना को जगाते हुए पाया, जो खुद और राय दोनों के विरोध के बावजूद था, जो गज़ेबो की छत पर उसके ऊपर सो रही थी। अब जाने का समय हो गया है। मैं जल्दी से पौधों को पानी देने जा रही हूँ और फिर हमें नाश्ता करके ट्रेन में चढ़ना है, काल ने उसे याद दिलाया। राय अपने स्थान पर वापस वेब में गायब हो गई, जबकि दाना उठकर तैयार हो गई। वे दोनों कैफेटेरिया में अपनी टीम से मिले। इस तरह के अवसरों के लिए स्टाफ पर एकमात्र नाइट शिफ्ट कर्मचारी था, लेकिन वे पर्याप्त नहीं थे। वे अभी भी 2 लोगों की कमी थी और सुबह के 3 बजने वाले थे। क्या किसी को पता है कि बाकी 2 किस कमरे में हैं? हमें उन्हें जगाना चाहिए, काल ने जोर दिया। मुझे पता है, वे मुझसे बस कुछ ही दरवाजे नीचे हैं। दूसरों में से एक ने एक क्रूर मुस्कान के साथ सहमति व्यक्त की कि वह उन्हें जगाने में सबसे अधिक आनंद लेगी। 3 छात्र 10 मिनट बाद वापस आए और जो लड़की उन्हें लेने गई थी वह अपने नाश्ते के साथ वापस आ गई, जबकि 2 लड़के थोड़े खोए हुए और आधे सोए हुए लग रहे थे। कुक, क्या हम उनके लिए कुछ खाना और कुछ लंच ला सकते हैं? स्कूल द्वारा दिए गए गियर में हमारे पास राशन के पैकेट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा ताज़ा सैंडविच बेहतर होगा, काल ने खाना खत्म करते हुए पूछा और आखिरी 2 लोगों को बिठाया। मैं उनके लिए कुछ लेकर आता हूँ। ट्रेन पहले से ही यहाँ है, इसलिए अगर आप उन्हें उतारे जाने से पहले वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको चले जाना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। फिर भूरे रंग के बैग से भरी एक ट्रे थमा दी, जिनमें से 2 बहुत बड़े थे। जब सभी ने अपना खाना खत्म किया तो डाना ने सभी को स्कूल के मैदान से अकादमी के चारों ओर रिंग पर ट्रेन स्टॉप तक 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए बाहर निकाला। क्या कोई लाइट लेकर आया है? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, योद्धाओं में से एक ने शिकायत की जब वे अकादमी के मैदान से निकलकर सड़क पर चलने लगे। सभी ने काल की ओर देखा, जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, और उसने कंधे उचका दिए। क्षमा करें, मैं एक पल के लिए भूल गया कि मैं ही अकेला हूं जो अंधेरे में देख सकता हूं। मेरे पैक में एक टॉर्च है और हर किसी के पैक में भी एक होनी चाहिए। पैक उन्हें सप्लाई रूम द्वारा जारी किए गए थे। मिशन के लिए स्वीकृत होने के बाद उन्हें उनके छात्रावास में छोड़ दिया गया था, इसलिए उनके पास वह सब कुछ होना चाहिए जो अकादमी को लगा कि छात्र को यात्रा के लिए चाहिए, क्योंकि उनसे अपने पहले वर्ष के दौरान अपने पूरे गियर सेट की योजना बनाने की उम्मीद नहीं की गई थी। एक एक करके छात्रों ने अपनी टॉर्च निकाली और बैटरी चार्ज करने के लिए क्रैंक घुमाए। अकादमी जानती थी कि वे अतिरिक्त बैटरी लाना भूल जाएंगे, इसलिए टीम लीडर के रूप में काल के पैक में जो कैंपिंग लालटेन थी उसे भी हैंड क्रैंक चार्जर से चलाया गया। लालटेन में आपातकालीन फ़ोन को चार्ज करने के लिए पर्याप्त बैटरी स्टोरेज भी थी, जो सभ्यता के लिए उनकी जीवन रेखा के रूप में काम करती थी। तो आप में से 10 लोग? ट्रेन के अशन्य ने यात्री कार की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ सर, मुझे मिशन का आदेश यही मिल गया है, काल ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने इसे देखा, फिर दीवार पर लगे एक फ़ोन को उठाया और इंजीनियर से ड्रॉप ऑफ स्थान की पुष्टि की। ठीक है, चढ़ जाओ और अपने बैग ऊपरी डिब्बों में रख दो। तुम्हारे स्टॉप से पहले हमारे पास कुछ और स्टॉप हैं, इसलिए तुम दोपहर के भोजन तक वहां नहीं पहुंच पाओगे। काल ट्रेन की गाड़ी के सामने एक सीट पर बैठ गया, जहां दाना तुरंत उसकी बांह पर सो गई, और बाकी टीम ने सुबह की यात्रा के दौरान कुछ और घंटे आराम करने की पूरी कोशिश की। वे झपकी लेते रहे, ध्यान लगाते रहे और खेल खेलते रहे, जब तक कि कंडक्टर ने उन्हें चेतावनी नहीं दी कि ड्रॉप ऑफ से पहले उनके पास एक और घंटा है। तभी काल ने फैसला किया कि उन्हें चलने के लिए तैयार होने का समय आ गया है। ठीक है, सभी लोग अपना लंच जल्दी करें, वॉशरूम का इस्तेमाल करें, अपने गियर की दोबारा जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने हथियार तैयार हैं। अपने बैग में नहीं, बल्कि अपनी कमर पर और किसी भी समय उपयोग के लिए उपलब्ध। हालांकि यह संभावना नहीं है कि स्टॉप के बगल में राक्षस होंगे, हम जंगल में उतरेंगे और वहां कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस क्षेत्र को साफ कर सके, उसने उन्हें चेतावनी दी। समझ गया, टीम ने सहमति जताई, जबकि कंडक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, ये देखकर कि इस प्रथम वर्ष के मिशन का टीम लीडर चीज़ों को गंभीरता से ले रहा था। उनमें से सभी ने ऐसा नहीं किया, खासकर इस तरह के एक आसान मिशन को,
लेकिन अगर ट्रेन उन्हें फिर से लेने के लिए रुकती है तो कोई घायल छात्र नहीं होता, तो ये हमेशा उनके जीवन को आसान बनाता है। अध्याय 95 ट्रेन से उतरना। ट्रेन बीच रास्ते में रुकी और छात्र खड़े हो गए। शुभकामनाएं युवा अभिजात वर्ग। बस किसी भी ट्रेन को झंडी दिखा दे जो आपको दूसरी दिशा से गुजरती हुई दिखाई दे, और वह आपको अकादमी में वापस ले जाएगी या आपके चलने के लिए पर्याप्त नज़दीक होगी। कंडक्टर ने समझाया। समझ गया, हम जल्द ही आपसे मिलेंगे। काल सहमत हो गया और दूसरों को दरवाजे से बाहर ले गया। दाना ने समूह के पीछे के हिस्से को लाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे सभी ट्रेन से उतर गए हैं, और जब काल ने उन्हें खोजने के लिए हॉक को बुलाया तो उसने पैक के पीछे की रक्षा के लिए गोलेम की अपनी जोड़ी को बुलाया। यहाँ शांत था, ट्रेन के फिर से चलने की आवाज़ के अलावा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह सुरक्षित है, बस उन्होंने अभी तक किसी भी खतरे को नहीं देखा था। सभी छात्र बहुत घबराए हुए थे। लंबी घास में अपने साथियों के चलने की हर आवाज़ सुनकर वे घबरा जाते थे, लेकिन जैसे ही काल उन्हें पेड़ों की ओर ले गया जहां उन्हें जादुई पौधे मिलने चाहिए थे, वे डर से लगभग डर गए। ये स्वाभाविक नहीं हो सकता था। वे एक पल पहले बहुत उत्साहित थे, लेकिन जब काल ने क्षेत्र की खोज की तो उन्हें इसका कोई कारण नहीं मिला। जैसे जैसे वे चलते गए, ये भावना तेजी से फीकी पड़ती गई। आखिरकार उनमें से एक ने पेड़ के तने के पास उगने वाले एक छोटे से खरपतवार की ओर इशारा किया। आतंक खरपतवार। पराग एक हल्की प्रतिक्रिया का कारण बनता है जो डर की प्रतिक्रिया का कारण बनता है। ये पौधे का प्राकृतिक रक्षा तंत्र है। किसी ने घास में एक पर पैर रखा होगा, उन्होंने समझाया। जब यह उल्लेख किया गया तो सभी छात्रों को थोड़ा मूर्खता महसूस हुई। पहली बात जो योद्धाओं ने सीखी वह ये थी कि वे अपने पैर कहाँ रखते हैं। उन्हें अपनी तलवार कौशल के लिए एक ठोस आधार की आवश्यकता थी, इसलिए उनके नीचे की जमीन दुश्मन जितनी ही महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर भी किसी ने एक आम जहरीले पौधे पर पैर रखा था। सभी लोग अपने मुखौटे लगा लें। कौन जानता है कि इस क्षेत्र में ऐसे अन्य खतरे हैं या नहीं, और हमें यात्रा के पहले दिन किसी को जहर दिए जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारे पास कोई उपचार कक्षा है? उसने पूछा, जबकि वह छात्रों द्वारा दिए गए विवरणों को मानसिक रूप से देख रहा था। मैं मामूली उपचार और जहर शुद्धिकरण कर सकता हूँ, समूह में अकेले डिर्यूड ने उल्लेख किया। और मेरे पास उपचार औषधियाँ हैं, लेकिन हम यहाँ और अधिक सामग्री लेने आए हैं। दो चुड़ैलों में से एक ने जोड़ा। बिल्कुल सही, हम यथासंभव लंबे समय तक औषधियों को बचा कर रखेंगे, क्योंकि योद्धा ज़्यादातर जल्दी ठीक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने ट्रेन में चर्चा की थी, अगर हम पर हमला होता है तो बीच में कास्ट के साथ एक रिंग बनाने के लिए पीछे हट जाएं। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे कमज़ोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे कमज़ोर हैं। योद्धा ढाल हैं, जबकि कास्ट प्राथमिक क्षति हैं। गोलेम आपका समर्थन करेंगे और मेरे जानवर और मैं रक्षात्मक घेरे के बाहर रहेंगे। काल ने उन्हें याद दिलाया। वह वास्तव में युद्धाभ्यास का अभ्यास करना चाहता था, लेकिन हॉक के अनुसार वे जिन पहले पौधों की तलाश कर रहे थे वे केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिए। नक्शे पर कई किलोमीटर दूर एक और स्थान चिन्हित था, लेकिन हॉक को यकीन था कि उसने उन्हें ठीक आगे पाया है। एक बार जब उन्हें पहला लक्ष्य मिल गया तो मिशन को आंशिक सफलता माना जा सकता था, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उन्हें पूरा होने के करीब ले जाएगा। निश्चित रूप से मिल गया। जूते के आकार के चमकीले नीले फूल। हॉक ने काल को सूचित किया, मानसिक रूप से यह समझते हुए कि वे कहाँ थे। खतरों पर नज़र रखें। मैं नहीं चाहता कि आप उड़ते समय घात लगाए बैठे हों। हॉक काल की चिंता पर थोड़ा हंसा, क्योंकि वह पेड़ों से सैकड़ों मीटर ऊपर था, लेकिन उसने सराहना की कि उसके इंसान ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त परवाह की कि वह सुरक्षित है। काल ने नक्शे का अनुसरण करने का नाटक करते हुए अपना रास्ता बदला, और कुछ ही मिनटों में वे सुंदर नीले फूलों से भरे एक खेत के बगल में खड़े थे। ये वही है न? उसने पूछा। हाँ, लेकिन सभी लोग कृपया समाशोधन से दूर रहें। 10 में से केवल एक फूल में ही पौधे के जादुई गुण होते हैं, बाकी सभी नकली होते हैं। अगर कोई गलत फूल तोड़ देता है तो हम यहाँ व्यर्थ ही आएंगे। चुड़ैल ने विनती की। तुमने उसकी बात सुनी। चुड़ैलों के अपने सामान इकट्ठा करने तक यहीं रहो। हॉक ऊपर से देख रहा होगा और मैं यहीं समाशोधन के किनारे पर रहूंगी, ताकि अगर फूलों में कुछ छिपा हो तो उसे पकड़ सकूं। दोनों चुड़ैलें खेत में सावधानी से आगे बढ़ीं, किसी भी फूल पर पैर रखने से बचती हुई, क्योंकि वे अपनी पसंद के फूल चुन रही थीं। हालांकि पौधे बिना किसी लड़ाई के नहीं जा रहे थे। कई बार चुड़ैलें ठीक उसी समय रुक गईं जब वे तोड़ने वाली थीं और एक अलग फूल को पकड़ लिया, फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गईं। जब उनके पास कुल मिलाकर कुछ दर्जन हो गए तो वे सावधानी से कदमों से दूसरों के पास लौट आईं। बस इतना ही काफ़ी है। आप बहुत ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तो आप पैच को नष्ट कर देंगे, और हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही फिर से यहाँ आएंगे। पौधे होशियार हैं, और जब उन्हें लगता है कि उन्हें नुकसान पहुँचाया जा रहा है तो वे अपने सार को अपनी जड़ों में वापस खींच लेंगे, जिससे फूल औषधि के लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए हमें इतना सावधान रहना पड़ा। दोनों चुड़ैलों में से ज़्यादा मिलनसार ने समझाया। ठीक है, अगले पर चलते हैं।
काल ने सहमति जताई। यह ज्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर दक्षिण में है। हॉक ने उसे सूचित किया। अगला भी बहुत दूर होना चाहिए था, लेकिन अगर हॉक को कुछ ऐसे मिल जाते जो नक्शे पर नहीं थे तो यह और भी बेहतर होता, क्योंकि उनका संग्रह अन्य छात्रों के लिए निर्देशिका से सूचीबद्ध जड़ी बूटी को नहीं हटाता जो यहाँ के पास एक मिशन करना चाहते थे। हॉक को लगता है कि उसने पहले ही हमारे दूसरे लक्ष्य को पा लिया है। जितना संभव हो उतना चुपचाप आगे बढ़ो ताकि हम वन्यजीवों को परेशान न करें। काल ने मंच पर फुसफुसाते हुए दूसरों को याद दिलाया। छात्र आगे बढ़ने लगे, लेकिन हॉक की सीटी ने काल का ध्यान खींचा। उसने कुछ खतरनाक देखा था और वह पास ही था। सभी अपनी स्थिति बनाए रखें, हॉक कुछ देखता है, काल ने फुसफुसाते हुए कहा और उसने रुकने के लिए इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। सफ़ेद कपड़ा, 2 आकृतियां आपकी दिशा में दौड़ रही हैं। संभवतः मानव, लेकिन शायद नहीं। हॉक ने उसे चेतावनी दी। मानव राक्षस दुर्लभ थे, लेकिन शिकारी, आक्रामक पहाड़ी लोग और विदेशी सैनिक शायद नहीं थे। उनके पास डेटा में क्षेत्र की मानव आबादी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं थी जिससे वे निश्चित हो सकें। अध्याय 96 सफ़ेद वस्त्र। काल की गहरी नज़र ने जंगल में दौड़ते हुए उनकी ओर बढ़ते सफ़ेद कपड़े को देखा। एक सेकंड पहले ही वह उस कपड़े को उसके सबसे संभावित मालिक से जोड़ पाया। वे पादरी के वस्त्र हैं, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबे नहीं। मुझे लगता है कि वे सेमिनरी अकादमी के छात्र हैं, काल ने दूसरों को बताया, फिर 2 भागते हुए आकृतियों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अगर वह गलत था तो उसके पास सभी फायदे थे, और अगर वे रुकना नहीं चाहते थे तो वह राय से उन्हें तब तक बांधने के लिए कह सकता था जब तक वे शांत नहीं हो जाते। दोनों पेड़ों के बीच से तेजी से आए, फिर जब उन्होंने अकादमी की वर्दी देखी तो रुक गए और बेतहाशा इशारे करने लगे। तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। आसमान में एक विशालकाय राक्षस है, उनमें से एक ने चिल्लाया। 3 मीटर पंख फैलाव, भूरे रंग का, क्रीमी पेट और पैरों पर लाल धारियां। वह प्रशिक्षित है, वह हमारे साथ है, काल ने उन्हें बताया, और दोनों पादरी बस उसे घूरते रहे जैसे कि उसका एक और सिर उगाया हो। अब क्या, ये भयानक लगता है, लेकिन नहीं, एक विशाल भरिंगेसोर उड़ रहा है। इसने हमारे पाठ प्रॉक्टर को मार डाला और वह एक आरोही उच्च पुजारी था। युवा लड़के ने कहा, तुम कितनी दूर भागे हो? हम सभी कुलीन हैं और हम क्षेत्र में जादुई पौधों की तलाश कर रहे हैं। हम 10 लोग हैं, जिनमें 2 मजबूत जागृत रैंक के नेता हैं। काल ने जोड़े को शांत करने की कोशिश की। पादरी अपनी युद्ध शक्ति के लिए नहीं जाने जाते थे, वे योद्धाओं के हथियारों को सशक्त बनाते थे और उनका उपचार जादू उल्लेखनीय था। लेकिन जहां तक वास्तविक लड़ाई क्षमताओं का सवाल है, वे तलवारें रखने वाले इंसान ही थे, अगर वे उन्हें ले भी रहे थे। ये दोनों नहीं थे, ये काफ़ी हो सकता है। क्या तुम एक आरोही रैंक के जानवर से लड़ सकते हो? लड़के ने उम्मीद से पूछा, जबकि उसके बगल में बैठी लड़की ने अपना चेहरा छिपाने की पूरी कोशिश की। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हाँ, हम एक अकेले आरोही रैंक राक्षस से लड़ सकते हैं। अगर उनमें से बहुत से होते तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाते, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हरा सकते हैं। काल ने एक सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हॉक भी उत्साहित हो रहा था। ज़्यादातर भरिंग अच्छी तरह से नहीं उड़ पाते थे, वे सिर्फ थोड़ी दूर तक उड़ते थे और फिर ज़मीन पर उतर जाते थे। उसकी आनुवंशिक यादों ने उसे बताया कि भरिंग कुरकुरे और पौष्टिक होते हैं, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह एक ऐसी प्रजाति है जिसे खाया जा सकता है। राय भी इस संभावना को लेकर उत्साहित था। ब्लडबैथ स्पाइडर के लिए सभी कीड़े शिकार थे। पेड़ों से टकराने की आवाज़ हॉक से एक और मधुर ध्वनि लेकर आई, जिसने एक बड़ी काली आकृति को अपनी ओर आते देखा था, जो खून से लथपथ थी और मौत की बदबू मार रही थी। वह भरिंग ही था और वह 2 मनुष्यों का पीछा कर रहा था। सभी अपनी जगह पर हों, मौलवियों को घेरे के बीच में ले जाएं। काल ने सार्जेंट रीटा की अपनी सबसे अच्छी नकल करते हुए आदेश दिया। उसने यह इतनी अच्छी तरह से किया कि दाना ने भी जवाब दिया, सभी को अपनी जगह पर ले गया, जबकि उसके गोलेम बाहर खड़े रहे, जो भी खतरा काल ने देखा था उसका सामना करने के लिए तैयार थे। पेड़ों से टकराने की घटना को अनदेखा करना मुश्किल था क्योंकि भरिंग भागे हुए शिकार का पीछा कर रहा था, इसलिए काल ने छात्रों को उनकी उपस्थिति के अभ्यस्त होने के लिए समय रहते अन्य पालतू जानवरों को बुलाया। ये दोनों थोर और रे हैं, उन पर हमला मत करो, उसने दूसरों को चेतावनी दी। छात्र लाइटनिंग सेरो के अचानक प्रकट होने पर असमंजस में थे, जो पहले से ही एक छोटे भालू या एक विशाल कुत्ते के आकार का था, लेकिन उन्हें रे को खोजने में कुछ सेकंड लगे, जो एक पेड़ पर दिखाई दी थी और तुरंत छिप गई थी। भरिंग दिखाई दिया और थोर के शरीर के चारों ओर बिजली चमकी। इसने उसका ध्यान खींचा और प्राणी ने हमला करना शुरू कर दिया, इस तरह से चिल्लाया कि काल को लगा कि प्राणी भूखा है और भोजन के लिए बेताब है। मेरे संकेत की प्रतीक्षा करें। थोर, शुरुआती हमले को रोकें, फिर छात्रों के जवाबी हमले के लिए रास्ते से हट जाएं। काल ने पुकारा। भरिंग ने थोर की ओर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, फिर जमीन पर गिर गया क्योंकि रे ने उन्हें मकड़ी के रेशम के एक स्पर से उसकी पीठ के ऊपर एक साथ बांध दिया।
पंखों को हिलाने वाली मांसपेशियां विशेष रूप से मजबूत नहीं थीं, और जब थोर ने उस पर हमला किया तो वह मुक्त नहीं हो सका। उसने अपने सींगों के प्रहार से प्राणी को उसकी पीठ पर उलट दिया। अब काल ने आदेश दिया। जैसे ही थोर दूर चला गया, उसने जादूगरों के संयुक्त मंत्रों में शामिल होने के लिए अपना हमला भेजा। वे वास्तव में आरोही रैंक के जानवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जैसे ही उसके टुकड़े ने चिटिन को फाड़ दिया और पंखों को ऊपर उठाया गया, जिससे उसके कमजोर पक्ष उजागर हो गए, यहाँ तक कि सामान्य रैंक के जादुई हमले भी अपेक्षाकृत प्रभावी साबित हुए। एक चीख के साथ भरिंग ने अपने पंखों को उनके बंधन से मुक्त कर दिया और थोर पर फिर से हमला किया, जो सबसे बड़े खतरे की ओर आकर्षित था। छात्रों ने अपने हमलों को रोक दिया, एक अवसर की प्रतीक्षा में, जबकि काल मारने के लिए आगे बढ़ा। थोर की बिजली डगमगा गई और एक पल के लिए अस्तित्व से बाहर हो गई, क्योंकि दो जानवर आपस में भिड़ गए और भरिंग ने अपनी आसम जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इससे एक पल पहले राय उसके सिर पर उतरी और भरिंग की खोपड़ी के चिटिन को फाड़ने से पहले अपने पंजे वाले पैरों से उसकी आंखों को फोड़ना शुरू कर दिया। काल ने प्राणी की गर्दन के पीछे एक संघनित ब्रैंड के साथ उसकी मदद की और खूनी मकड़ी ने शिकार करने के लिए छेद को चीरते हुए मांसपेशियों को अलग कर दिया। विशालकाय भरिंग ने अपने पंखों को आखिरी बार जोर से हिलाते हुए रे को हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर की ताकत खत्म हो गई थी और मकड़ी ने अंदर के अच्छे हिस्सों को पाने के लिए खोल को फाड़ना शुरू कर दिया। अपने आप को कीड़ों की आंत में मत लपेटो, आसपास कोई नदी नहीं है जहां तुम खुद को साफ कर सको। काल ने उसे चेतावनी दी, ठीक उसी समय जब रे सीधे शव में गोता लगाने वाली थी। उसने शिकायत की और सिर को अपने जानवर की जगह में खींच लिया, जबकि थोर ने उसे सौभाग्य के लिए एक आखिरी किक मारी। समस्या का समाधान हो गया। हम और खतरों पर नजर रखेंगे, लेकिन भरिंग का खतरा टल गया है। पादरी छात्र कहाँ हैं? तुम कितनी दूर भागे और तुम्हारे समूह में और कितने लोग थे? काल ने पूछा। उन दोनों ने बस अपना सिर हिलाया। हम और हाई प्रीस्ट ही जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए बाहर थे। मुझे नहीं पता कि हम कितनी दूर भागे, हम बस भागे। काल ने सिर हिलाया। मैं अपने हॉक को युद्ध के दृश्य की तलाश करने के लिए भेजूंगा। मुझे पता है कि चर्च में कुछ औपचारिक दफन अनुष्ठान और इस तरह की चीजें होती हैं, है ना? दोनों युवा पादरियों ने सुन्न होकर सिर हिलाया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम सब कुछ सुलझा लेंगे ताकि उच्च पुजारी का ख्याल रखा जा सके। चिंता मत करो, हम शव को यहाँ जंगल में नहीं छोड़ेंगे, काल ने उन्हें बताया। जंगल में छोड़ने के लिए शायद कोई शव नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, और अगर कोई खून से लथपथ स्मृति चिन्ह है जिसे भरिंग ने नहीं खाया है, तो यह उनके उद्देश्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इससे पादरी छात्रों और अन्य कुलीन छात्रों को स्थिति के बारे में थोड़ा बेहतर महसूस होगा, काल ने फैसला किया। फिर आश्चर्य हुआ कि वह मृत्यु के बारे में इतना लापरवाह कैसे हो गया। मांस तो मांस है, हॉक ने बेफिक्र होकर जवाब दिया। राय ने पूरे दिल से सहमति जताई, लेकिन थोर ने बस अपना सिर हिला दिया। सुगंधित पत्ते किसी भी दिन मांस से बेहतर होते हैं। अध्याय 97 ट्री थरी पर सफाई। अपने पालतू जानवरों की प्रतिक्रियाओं से काल को एहसास होने लगा कि उनके सोचने का तरीका उसके खुद के सोचने के तरीके को कितना प्रभावित कर रहा था। उसे इस स्थिति से भयभीत होना चाहिए, लेकिन उसके पालतू जानवरों की शांति ने उसे उतना ही प्रभावित किया जितना कि उनके उत्साह ने, और वह खुद को इस स्थिति के बारे में उचित रूप से उत्तेजित नहीं कर सका, क्योंकि हॉक जंगल में बीटल के निशान का अनुसरण करके मूल लड़ाई की जगह की खोज कर रहा था। मैंने इसे पा लिया है। इसने खाना खत्म नहीं किया, इसने सिर्फ अच्छे हिस्से खाए और फिर दूसरों का पीछा किया। मुझे लगता है कि मैं इसे इस बैग में फिट कर सकता हूं जो वे लाए हैं। हॉक ने उसे मददगार तरीके से सूचित किया। यह एक परेशान करने वाला विचार था। इसे पैक करें और इसे बीस्ट स्पेस में ले जाएं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इसे उचित दफना दिया जाए। नहीं, रुको, मैं मौलवियों से पूछूंगा कि क्या इसे पहले वहीं दफनाया जाना चाहिए, काल ने जवाब दिया। उच्च पुजारियों के लिए दफन की रस्म क्या है? क्या मुझे हॉक से शरीर के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए कहना चाहिए या उसे जमीन पर दफना देना चाहिए? काल ने पूछा। दो पादरियों में से बड़े ने एक छोटी सी किताब निकाली और उसे पलटना शुरू कर दिया। मुझे यकीन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है, यह एक सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ एक कमजोर जागृत जानवर से ज्यादा ताकतवर कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसने पन्नों को पलटते हुए बुदबुदाया। ओह, ये रहा। हाँ, उसे राजकीय दफनाने के लिए चर्च में वापस लाया जाना चाहिए। उसके उच्च पद के लिए धन्यवाद। अंतिम संस्कार के आसपास पादरियों के लिए 3 दिन का शोक होगा और कुछ अन्य चीजें जो वास्तव में आपसे संबंधित नहीं हैं, लेकिन कृपया अवशेषों को सुरक्षित रखें, छात्र ने उत्तर दिया। काल ने संदेश दिया और हॉक ने सभी टुकड़ों को बड़े जड़ी बूटी संग्रह बैग में डालने की पूरी कोशिश की जो वे साथ लाए थे, और काल के लिए वापस उड़ान शुरू की। एक बार जब वह करीब पहुंच गया तो हॉक ने बैग को अपने जानवर के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, जबकि राय ने बीटल के शरीर का दावा किया, जिससे क्षेत्र अजीब तरह से खाली हो गया। अभी क्या हुआ? एलीट क्लास के छात्रों में से एक ने पूछा।
मेरे जानवरों के पास एक अलग जगह है जहां वे बाद में भोजन संग्रहित कर सकते हैं। राय ने बीटल को दूर रखा, और हम अकादमी में व्यापार के लिए चिटिन के अच्छे हिस्सों को अलग कर देंगे। वे राक्षस भागों के लिए भुगतान करते हैं क्योंकि उनका उपयोग कवच और हथियारों के साथ साथ कुछ जादुई वस्तुओं में भी किया जा सकता है। काल ने समझाया। ओह, ये सही है। क्या आप राय से पूछेंगे कि क्या मैं सींगों में से एक ले सकता हूँ? बीटल सींग मेरी सामग्री की सूची में है, लेकिन मैंने इसे विशाल बीटल से बचाने के बारे में कभी नहीं सोचा। राय ने कुछ प्रयास करके सींग को तोड़ दिया और उसे अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। ये सिर्फ चिटिन का एक ठोस टुकड़ा था और पूरी तरह से अखाद्य था, इसलिए यह उसके लिए बेकार था। छात्र ने श्रद्धा से सींग को देखा। आप जानते हैं, यह इतनी तेजी से मर गया कि यह वास्तव में कभी अंदर नहीं गया। यह एक आरोही रैंक का जानवर था, है ना? मैं चिटिन में शक्ति महसूस कर सकता हूं, लेकिन यह इतनी आसानी से मर गया। काल मुस्कुराया। यह आंशिक रूप से राय की विशेषता के कारण है। वह चिटिन के माध्यम से तरीके खोजने में उत्कृष्ट है। इसके अलावा मेरी आक्रमण शक्ति बहुत अधिक है और इसके पंख ऊपर उठने से कम कवच वाले हिस्से उजागर हो गए। छात्र मानसिक नोट्स बना रहे थे ताकि अगर उन्हें फिर से ऐसा कुछ लड़ना पड़े तो वे तैयार रहें। पंखों को ढकने वाला खोल विशाल भरिंग के शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा था, इसलिए आमतौर पर आप इसकी पीठ पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन मकड़ी के रेशम द्वारा पंखों को ऊपर उठाने से यह हमले के लिए कमज़ोर हो गया और काल की क्षमता ने उनके लिए एक खुला घाव छोड़ दिया था। अब हम अगली जड़ी बूटी के पास हैं जिसके लिए हम यहाँ आए थे, इसलिए चलते रहें। हमारे नए दोस्तों से मेरी माफ़ी, लेकिन हमें अभी भी एक मिशन पूरा करना है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप सुरक्षित वापस आएं। हालांकि अगर आपका पिकअप पॉइंट हमारे जाने से कहीं दूर है तो मैं आपको वापस ट्रेन की पटरियों पर ले जाऊंगा। काल ने कहा। हमारे लिए ये काफ़ी है। मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ से उठाया जाना था, इसके लिए हाई प्रीस्ट जिम्मेदार था। लेकिन यहाँ कहीं बाहर सेमिनरी स्कूल के अन्य समूह हैं। ट्रेन ने हम सभी को कुछ ही मिनटों के अंतर पर उतारा, इसलिए हो सकता है कि हम तुम्हारे जाने से पहले उनमें से किसी एक को ढूंढ लें। युवा पादरी ने उत्तर दिया। योद्धाओं में से एक ने लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा। लेकिन इस बीच हम तुम पर और तुम्हारे पवित्र जादू पर भरोसा कर रहे हैं। लड़के ने सिर हिलाया और शर्मीली लड़की ने उन्हें अंगूठा दिखाया। पवित्र जादू ही एक ऐसी चीज़ थी जिस पर उन्हें भरोसा था। वे मुख्य पुजारी के साथ ज़्यादातर जड़ी बूटियां चुनने के लिए खच्चरों के रूप में सेवा करने के लिए बाहर गए थे और एलीट अकादमी के योद्धाओं की तरह प्रशिक्षण के लिए नहीं। चर्च के लिए आज्ञाकारिता और अधीनता युद्ध कौशल से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और अपने मिशन पर उच्च पुजारी की सेवा करना समुदाय के लिए उनकी भविष्य की सेवा के कार्यों के लिए अच्छा प्रशिक्षण था। आगे क्या है? क्या हॉक ने यह नहीं कहा था कि आपातकाल होने से पहले आसपास कुछ था? दाना ने पूछा। बस यहीं से। हॉक पहले से ही हवा में वापस आ गया है और अधिक खतरों की तलाश कर रहा है, इसलिए हम जड़ी बूटियों के अगले सेट की ओर उसके रास्ते का अनुसरण करेंगे और फिर हम तीसरे चिन्हित स्थान पर चले जाएंगे। काल ने सहमति जताई। तकनीकी रूप से वह मानचित्र पर चिन्हित तीसरे स्थान को छोड़ देगा क्योंकि यह युद्धस्थल पर या उसके बहुत करीब था, लेकिन अगर उन्हें वह संसाधन कहीं और नहीं मिला तो वह यात्रा के अंत में उन्हें वहां ले जा सकता है। जिस रास्ते से उसने उन्हें लाने की योजना बनाई थी वह युद्ध के ठीक सामने से होकर जाता था, लेकिन हॉक की खोज के साथ वह मार्ग को बदलकर उसके चारों ओर एक बड़ा चक्कर लगा सकता था और ट्रैक के पास वापस आ सकता था। अगर इससे समूह को जो कुछ भी चाहिए था वह सब मिल जाता तो वे कुछ संभावित संसाधनों को छोड़ सकते थे और संतुष्ट होकर वापस लौट सकते थे। हालांकि अगर मौलवियों को कुछ अन्य की ज़रूरत होती तो वह उन्हें इकट्ठा करने में मदद करने के लिए खुशी से साथ लाता। उनके पास एक यात्रा के लिए पर्याप्त आघात था, इसलिए एक अच्छी याद को ऊपर रखना मदद कर सकता है। काल को याद आया कि उसने बचपन में कहीं सुना था, शायद स्कूल काउंसलर से गड्ढे में नीचे कई घटनाओं में से एक के बाद। अध्याय 98 वृक्ष वानर। यदि कोई व्यक्ति इस आसान मिशन के बारे में आने पर सहज महसूस करता था तो अब उसे कोई आराम नहीं मिला। पूरा समूह हाई अलर्ट पर था, जंगल में किसी भी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहा था जो खतरे में हो सकती है। काल ने हॉक के मार्गदर्शन का पालन करते हुए थोर को समूह का नेतृत्व करने दिया, जबकि राय उस विशालकाय बीटल के अवशेषों के साथ जानवरों की जगह में छिप गई जिसे वह एक्सोस्केलेटल प्रजातियों की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए सावधानीपूर्वक विच्छेदित कर रही थी। जब वे फिर से आगे बढ़ने लगे तो एक गुस्से वाली घुरघुराहट ने काल का ध्यान आकर्षित किया और एक बड़े जानवर के अंडरग्राउंड के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त होने से बाकी सभी का ध्यान आकर्षित हुआ। 3 वृक्ष वानर, सामान्य ग्रेड। वे स्वादिष्ट नहीं दिखते। हॉक ने जीवों के पास आते ही सूचना दी। हमारे पास पेड़ों में वानरों का एक छोटा झुंड आ रहा है। समूह, आप जानते हैं कि क्या करना है। यह आप पर निर्भर है कि आप उन पर हमला करना चाहते हैं या उन्हें गुजरने देना चाहते हैं। काल ने दूसरों को सूचित किया, जिससे दाना उस पर मुस्कुराया। वे किसी भी हिलने वाली चीज़ पर हमला कर सकते थे, लेकिन इससे बाकी सब कुछ क्रोधित हो जाता।
इसलिए अगर वह शत्रुतापूर्ण नहीं था तो वह उसे शत्रुतापूर्ण नहीं बनाना पसंद करेगी। जादूगरों में से एक ने अपना सिर हिलाया। वे आमतौर पर लोगों पर हमला नहीं करते, वे पेड़ों से उन पर चिल्लाना पसंद करते हैं। अगर वे हमला नहीं करते हैं तो हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि वे अपनी आवाज़ से किसी भी अन्य छोटे राक्षस को डरा देंगे। समूह ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और एक तिहरे स्तंभ में आगे बढ़ा, योद्धाओं को बाहर की ओर रखते हुए, जादूगरों और मौलवियों को उनके बीच और गोलेम को पीछे की ओर रखते हुए। लेकिन पेड़ के वानरों ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा जादूगर ने अनुमान लगाया था, और वे पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में रहे, मनुष्यों पर चिल्लाते रहे और कभी कभी उन पर मेवे और जामुन फेंकते रहे। बंदरों ने सोचा कि यह सब मज़ेदार था, और जब योद्धाओं ने प्रक्षेप्य को एक तरफ फेंका तो वे हंसे, लेकिन वे और करीब नहीं आए और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे हमला करने की नौबत आए। ये स्थान बस आगे है, क्या मुझे बंदरों को डराकर भगा देना चाहिए? हॉक ने काल के मन में उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। ज़रूर, आगे बढ़ो और अपना नाश्ता ले लो, काल ने बंदरों की तुलना जंक फूड से करते हुए जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि वे स्वादिष्ट नहीं लगते, हॉक ने गुस्से में जवाब दिया और अपने पंख मोड़कर आसमान से नीचे कूद गया। उसने बंदर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से मारा और अपने पंजों में उसे शाखा से खींचकर लगभग उसके शरीर को चीरता हुआ वापस आसमान में चला गया। ये वही था जो एक सामान्य शिकारी पक्षी करता है, क्योंकि जब वे उड़ रहे होते हैं तो उन्हें सभी तरह के फायदे होते हैं। कुछ छात्रों को पहले तो यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह हॉक है, और वे दूसरे शक्तिशाली हमलावर की मौजूदगी से घबरा गए, लेकिन इससे पेड़ के वानरों को अपना फैसला लेने में मदद मिली। मनुष्य भी उस चीज से डरते थे, इसलिए अगर बंदरों की जनजाति चली गई तो वह शायद उन पर अगला हमला करेगी। हॉक ने बंदर को छीला और शरीर को फेंकने से पहले एक बार काटा, जो शाखाओं से उछलकर नीचे गिर गया और बाकी जनजाति बिखर गई। अच्छा काम, वे अभी भी दौड़ रहे हैं, काल ने हॉक को बधाई दी। ठीक उसी समय जब पक्षी ने पेड़ के एक और बंदर को पकड़ने के लिए नीचे भाला फेंका और उसे प्रक्षेप्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आकाश में ले गया। लेकिन इस बार ये बंदरों पर नहीं था, इसके बजाय उसने एक अकेला ब्लैक मैन भालू पाया और जोर से गोता लगाने और लाश को छोड़ने से पहले 500 मीटर की ऊंचाई तक चक्कर लगाया। उसके पंखों के फड़फड़ाने से वह जंगल के ऊपर एक ग्लाइड पथ पर चला गया और भालू गुस्से में दहाड़ने लगा, क्योंकि शरीर ठीक उसी जगह पर गिर गया जहां वह 1 सेकंड पहले खड़ा था। तुम भालुओं को गुस्सा क्यों दिला रहे हो? काल ने शोर सुनते ही पूछा। मैं भालुओं को गुस्सा क्यों नहीं दिलाऊंगा, तुम्हें इसे देखना चाहिए था, ये बहुत मज़ेदार था, हॉक ने जवाब दिया। मुझे इससे नफरत है कि मैं इससे बहस नहीं कर सकता। यह शायद बहुत मज़ेदार था, लेकिन दूसरे लोग पहले से ही बिना किसी गुस्से वाले भालू के आने से काफ़ी डरे हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि विंड स्पीड हॉक आमतौर पर उड़ना कैसे सीखता है? मेरा मतलब है, अंतरिक्ष में मैं नहीं, बल्कि दूसरे लोग, हॉक ने पूछा। क्या वे तब तक घोंसले में अपने पंख नहीं फड़फड़ाते रहते हैं जब तक वे उड़ान नहीं भर सकते? काल ने पूछा। नहीं, वे इस तरह से हमेशा घोंसले में ही रहेंगे। एक बार जब वे उड़ने लायक हो जाते हैं तो उनकी माँ उन्हें घोंसले से बाहर धकेल देती है। वे या तो सीखते हैं या फिर ज़मीन पर गिर जाते हैं, हॉक ने जवाब दिया। काल की मुस्कान ने मोर्चे पर मौजूद योद्धाओं का ध्यान खींचा और वे अचानक अपने कम जोखिम वाले प्रशिक्षण मिशन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हो गए। क्या उन्हें 2 जागृत नेता मिले, इसलिए नहीं कि काल और दाना दोनों ही अपने पहले वर्ष में थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें एक से अधिक की आवश्यकता थी? यहाँ ऐसा क्या था जो राक्षस आदमी को इतना खुश कर रहा था? वह पहले से ही क्षेत्र में मौजूद किसी भी चीज़ से बहुत अधिक शक्तिशाली था। शायद वह भूल गया था कि बाकी लोग संसाधनों को प्राप्त करने के लिए इस यात्रा पर राक्षसों से मिलने के लिए उत्सुक नहीं थे। क्रोधित भालू की आवाज़ दूर चली गई क्योंकि वह कष्टप्रद पक्षी के क्षेत्र से बाहर चला गया, लेकिन समूह का तनाव स्तर तब तक कम नहीं हुआ जब तक वे अगले स्थान पर नहीं पहुंच गए, गिरे हुए पेड़ों का एक खंड जहां मृत पेड़ों पर जागृत रैंतकाई बहुतायत से उगाई थी। हम यहाँ इसी के लिए हैं, क्षेत्र के सर्वोत्तम संसाधन, योद्धाओं में से एक ने चुपचाप जयकार की। काल की उलझन भरी नज़र ने उन सभी को यह बता दिया कि उसके पास यहाँ संसाधनों के गुणों का अध्ययन करने का समय नहीं था, केवल उनके स्थानों का। इसलिए योद्धाओं में से एक ने उसकी मदद की। काई को सुखाया जाता है और फिर हल्का भूनकर एक चाय बनाई जाती है जो शारीरिक वृद्धि वाले वर्गों के लिए शक्ति पत्थरों की पूर्ति करती है। मुझे नहीं पता कि यह आपकी कक्षा के लिए काम करेगी या नहीं, लेकिन उस काई का 1 किलो हमें पूरे स्कूल वर्ष के लिए पर्याप्त रहेगा। आप बहुत अधिक उपयोग नहीं कर सकते, ये केवल बर्बादी होगी, लेकिन सुबह में 1 कप लगभग उतना ही अंतर करेगा जितना कि महीने में 2 बार शक्ति पत्थर का उपयोग करने से होता है, योद्धा ने समझाया। ये हॉक द्वारा भोजन के मसाले के रूप में रक्त के साथ मिश्रित शक्ति पत्थरों का उपयोग करने से अधिक बार होता था। इसलिए ये पालतू जानवरों के लिए एक अच्छा संसाधन होना चाहिए और काल को कुछ लेना होगा। यह अच्छा लग रहा है, थोर ने सहमति व्यक्त की, उसके मुंह के कोने से थोड़ा लार टपकाते हुए। ठीक है, क्या जादूगरों को इस संसाधन की ज़रूरत है?
या हमें इसे उन लोगों के बीच बांट देना चाहिए जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर एक को 1 किलो पर रोक देना चाहिए, ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल करने से पहले ये खराब न हो जाए। काल ने पूछा। जादूगर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक हम कमज़ोर न हो जाएं, ये हमारे लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। लेकिन चुड़ैलें इसे रिकवरी पोशन में इस्तेमाल कर सकती हैं, इसलिए उन्हें कम से कम योद्धाओं जितनी ही ज़रूरत होगी। योद्धाओं में से एक ने समझाया। चुड़ैलों की जोड़ी आभारी दिखी कि वह उनके लिए खड़ा हुआ था और उनकी पोषण बनाने की संसाधन गहन ज़रूरतों के लिए। क्या मुझे इसे काटने से पहले कुछ और जानना चाहिए? परजीवी, खतरनाक जीव जो इसके नीचे रहना पसंद करते हैं? काल ने पूछा। समूह के सभी लोगों ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और काल ने अपनी कमर पर म्यान से अपनी छोटी तलवार निकाली। बाकी सभी को यह थोड़ा अजीब लगा कि उसने लड़ने के लिए तलवार नहीं निकाली, लेकिन उसने इसे किसी तरह से उठाया, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। अकादमी विनियमों के अनुसार टीम लीडर लूट के वितरण के लिए जिम्मेदार था। अध्याय 99 मॉस टी। काल ने देखा कि मॉस कैसे बढ़ी, लॉग के ऊपर और एक तरफ, लेकिन नीचे या दूसरी तरफ नहीं। अगर वह चाहता था कि यह बढ़ती रहे तो उसे सही जगहों पर पर्याप्त मात्रा में मॉस छोड़ना होगा ताकि यह मॉस बेड को बहुत ज़्यादा बर्बाद न करे। इसलिए उसने लॉग पर तिरछी धारियां काट दीं, प्रत्येक लॉग पर मॉस के आधे हिस्से के बराबर पतली पट्टियां हटा दीं, जबकि बाकी को सुरक्षित रूप से चिपका रहने दिया। उसने माना कि यह फिर से उग जाना चाहिए और फिर इसे फिर से काटा जा सकता है। आपने ये कहाँ से सीखा? दाना ने पूछा जब काल ने मॉस से सावधानीपूर्वक पट्टियां काटीं। मैं वास्तव में यहाँ इसके बढ़ने के तरीके से अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन मैं केवल आधा ले रहा हूँ और दूसरे आधे को इस तरह छोड़ रहा हूँ कि ऐसा लगे कि यह सबसे तेज़ी से वापस बढ़ेगा। काई किनारों से फैलती है, आप देखिए, और केवल धूप वाली तरफ ही अच्छी तरह से बढ़ती है। इसलिए अगर मैं केवल आधा ले लूँ और जितना संभव हो उतने अच्छे किनारे छोड़ दूँ तो यह इस तरह दिखेगा। ये वापस बढ़ने का सबसे तेज़ पैटर्न होना चाहिए, और मेरे अनुमान से मैंने इस एक पेड़ से लगभग 20 किलो गीले वजन का काई काटा है। मैंने अभी तक अन्य को छुआ भी नहीं है, और हमारे पास सभी योद्धाओं और चुड़ैलों के अनुरोधों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। मुझे यहाँ थोर के लिए बस थोड़ा सा लेने की ज़रूरत है और हम अगले स्थान पर जा सकते हैं। उन्होंने समझाया। मुझे नहीं लगता कि हम थोड़ा और बचा सकते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा काई उग रही है, योद्धाओं में से एक ने सुझाव दिया। काल के सबसे करीबी चुड़ैल ने सहमति में सिर हिलाया। अकादमी आपसे अपेक्षा करती है कि आप अपने लिए खुद ही प्रबंध करें, जबकि यह विकास योजना का मानक हिस्सा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वे इन वस्तुओं को व्यापार के रूप में स्वीकार करते हैं, कम से कम पहले वर्षों से नहीं, जिन्हें पहले खुद की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर हम एक ही स्थान पर इतने सारे जागृत रैंक संसाधन कभी नहीं देखेंगे। अगर ये बाजार में होता तो हम अमीर होते। खैर, जब तक हम सभी को नियंत्रित पदार्थों की तस्करी के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर हमारे पास उन्हें व्यापार करने के लिए थोड़ा सा होता तो हम कक्षा में अन्य छात्रों से बहुत सारे एहसान कमा सकते थे, आप जानते हैं। ठीक है, मैं एक और लॉग काटूंगा। काल ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। उसने एक लॉग पर उसी धारीदार पैटर्न को काटा और फिर थोर को चुपचाप लॉग को पीछे की ओर ले जाने के लिए कहा, जहां वह काम कर रहा था। उसके आकार के जानवर को एक दिन में 1 कप चाय के बराबर काई की आवश्यकता होगी, और हर सुबह उसके सामान्य आहार में थोड़ा सा जोड़ने से उसे बड़ा और मजबूत होने में मदद मिलेगी। लेकिन लाइटनिंग सेरो को भी एहसास हुआ कि जड़ी बूटी को राशन में दिया जाना चाहिए। उसने अपने सामान्य आहार के रूप में बहुत सारे उच्च श्रेणी के पौधे खाए, लेकिन यह एक विशेष था और इसके प्रभाव सीमित थे, इसलिए यह आहार के मूल स्टेपल से ज़्यादा एक ट्रीट था। दूसरे बैच को पहले बैच की तरह ही फैलाया गया और बैकपैक में भर दिया गया, जबकि काल ने नक्शे को देखा कि आगे क्या होने वाला है। वे पहले से ही लड़ाई के चारों ओर जाने वाले थे और यह उन्हें 2 स्थानों में से एक पर ले जाएगा। या तो एक ऐसा स्थान जहां कोई और मजबूत जड़ी बूटी हो सकती है, या एक ऐसा स्थान जहां क्रिस्टल उगते हैं जो ध्यान केंद्रित करने और मैना पूल की वृद्धि दर को बढ़ाने में मदद करते हैं। काल ने निष्पक्षता के हित में उन्हें पहले क्रिस्टल तक ले जाने का फैसला किया। अगर बाद में कुछ भी गलत हुआ तो कम से कम उन्हें इस तरह से यात्रा से कुछ हासिल करना चाहिए था। यह उन मौलवियों की भी मदद करेगा जिन्हें उन्होंने बचाया था, इसलिए वे खाली हाथ घर नहीं लौटेंगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, राक्षसों के निशान और भी स्पष्ट होते गए, और काल ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या खुफिया जानकारी गलत थी, या क्या ये वास्तव में वह था जिसे वे जंगल में कम जोखिम वाला क्षेत्र मानते थे। वह जानता था कि जंगली इलाकों में अनगिनत राक्षस थे और ज़मीन के बड़े हिस्से में बमुश्किल कोई इंसान था, लेकिन उसे जादुई क्षमताओं और पेड़ों के निशान दिखाई दे रहे थे जिन्हें किसी शक्तिशाली चीज़ ने गिरा दिया था। वह कोई सामान्य ग्रेड राक्षस नहीं था, और ज़्यादातर निशान इतने ऊपर थे कि विशाल भरिंग नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि थोर भी शिकारियों के सभी संकेतों और गंधों से घबरा रहा था, लेकिन अब उसके पास एक बड़ा झुंड था और वह उतना चिंतित नहीं था जितना कि अगर वह अकेला होता।
उसने हॉक पर भरोसा किया कि वह कुछ भी वास्तव में खतरनाक खोज लेगा, और पक्षी वर्तमान में उनके गंतव्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि गुफा के आसपास कुछ भी छिपा न हो। उसने अंदर की जांच नहीं की थी, लेकिन आसपास कोई बड़ा जानवर नहीं था और कुछ छोटे जानवर भी थे, क्योंकि हॉक को इतनी उड़ान के बाद थोड़ी भूख लग रही थी। क्रिस्टल गुफा बस आगे ही है। याद रखें, हमने अभी तक अंदर की जांच नहीं की है, इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि क्रिस्टल वहां है या नहीं, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हॉक ने गुफा को ठीक उसी जगह पाया जहां उन्होंने कहा था। काल ने बताया। जादूगरों ने उत्साहित मुस्कान साझा की, जबकि योद्धाओं ने एक अज्ञात गुफा प्रणाली में जाने के लिए अपने मन को तैयार किया। यदि उन्हें प्रवेश द्वार के पास क्रिस्टल मिले तो उन्हें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यदि नहीं तो उन्हें खोज करने की आवश्यकता होगी, और यह खतरे का एक नया क्षेत्र लेकर आएगा। रुको, दाना ने उन्हें चेतावनी दी क्योंकि वे गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर समाशोधन के पास पहुंचे। मैंने समाशोधन में कुछ अनोखे पौधे देखे। वे सूची में नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें वनस्पति विज्ञान की पुस्तकों से पहचानता हूं जिन्हें मुझे पढ़ना था। उसने टीम को सूचित किया। काल ने ध्यान से देखा और मुस्कुराने लगा। पौधों में से एक विंटरबेरी झाड़ी थी। शक्तिशाली नहीं, लेकिन उसे हॉक के लिए कुछ चुनना होगा जिसे उसका स्वाद पसंद था। मेरे पास पहले से ही कुछ है, आत्मसंतुष्ट पक्षी ने उसे सूचित किया। काल ने मानसिक स्थान की जांच की और पाया कि वहां एक पूरी झाड़ी थी, जो जमीन में इस तरह से लगाई गई थी जैसे कि वह बढ़ती रहेगी। शायद ऐसा हो। काल को वास्तव में समझ में नहीं आया कि ये स्थान कैसे काम करते हैं, लेकिन वह उन्हें जादुई ऊर्जा खिला रहा था, इसलिए यह असंभव नहीं था कि कोई जादुई पौधा वहां जीवित रह सकता है। हालांकि जमीन का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक मानसिक छवि थी। दाना ने समूह को संबोधित किया। संकीर्ण कांटेदार पत्तियों वाले पौधे हैं। पत्तियों को इकट्ठा करें, उन्हें आपको या आपके कपड़ों को छूने न दें। हमें जितना संभव हो उतना चाहिए। मुझे 4 योद्धा स्वयंसेवकों की जरूरत है। 4 हाथ ऊपर उठे और दाना ने उन्हें बाहर भेजा। फिर उसने एक और पौधे की ओर इशारा किया। ये बाग के पत्ते के खरपतवार हैं। वे अग्नि जादू प्रशिक्षण के लिए असाधारण हैं। सभी जादूगरों को उनमें से कम कुछ इकट्ठा करना चाहिए। अग्नि जादू सीखने की कोशिश करने से ठीक पहले उन्हें एक एक करके खाया जाता है, इसलिए उन्हें सुखाएं और बचाएं। जादूगर बाहर जाने लगे, इसलिए काल ने बाकी योद्धाओं को इकट्ठा किया। हम पहरेदारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इन बैंगनी और सफ़ेद जामुनों के लिए अपनी आंखें खुली रखें। वे स्वादिष्ट हैं। थोड़ा ताज़ा करने के अलावा कोई जादुई प्रभाव नहीं है, लेकिन वे दलिया के लिए एक बढ़िया मसाला हैं। इससे योद्धाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओटमील न केवल घर में नाश्ते के मेनू का मुख्य हिस्सा था, बल्कि यह उनके सभी यात्रा राशन के नाश्ते के पैक में भी था। कुछ ताज़े जामुन के साथ इसे स्वादिष्ट बनाने में सक्षम होने से जंगल में उनकी पहली सुबह और भी मज़ेदार हो जाती। अध्याय 100 क्रिस्टल चैम्बर। टीम ने मैदान में सावधानी से अपना रास्ता बनाया, हर उस चीज़ को पकड़ा जो उन्हें लगा कि मूल्यवान हो सकती है, जबकि पौधों को मारने से सावधान रहे, तब भी जब उन्हें अपने प्रशिक्षण के लिए जड़ों के एक हिस्से की आवश्यकता थी। इन मजबूत योद्धाओं को फूलों और खरपतवारों के साथ इतना नाजुक होते देखना थोड़ा अजीब था, लेकिन अगर इसका मतलब ये था कि वे 1 या 2 महीने में यहाँ वापस आ सकते हैं और फिर से वही संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये प्रयास के लायक था। हालांकि वे पादरी के एक समूह से मिले थे, लेकिन लोगों के लिए जंगल में इतनी दूर जाना दुर्लभ था, और इतनी ज़मीन को कवर करने के साथ, और केवल एक हवाई स्कैन से यह संकेत मिलता था कि संसाधन हो सकते हैं। संभावना थी कि इस क्षेत्र में फसल काटने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोई और यहाँ वापस नहीं आएगा। उन्हें अपना काम पूरा करने और गुफा तक पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया, जहां सभी टीम के सदस्यों को एहसास हुआ कि उनके सामने एक वास्तविक समस्या है। उन्हें इतने सारे अन्य संसाधन मिल गए थे कि उन्होंने अपने बैग पहले ही भर लिए थे, और वे केवल तीसरे पड़ाव पर थे। खैर, तकनीकी रूप से दूसरा पड़ाव, क्योंकि पहला पड़ाव संसाधनों की कटाई के लिए इच्छित मानचित्र बिंदुओं में से एक नहीं था। अगर हम काई को थोड़ा और कसकर पैक करते हैं तो हम एक और पड़ाव के लिए जगह बना सकते हैं, लेकिन अगर यह एक बड़ा पत्तीदार पौधा है या एक फूल है जिसे कुचला नहीं जाना चाहिए, तो हमारे पास वास्तव में जगह की कमी होगी। योद्धाओं में से एक ने नोट किया। उन्होंने काई को लोड कर लिया था, लेकिन जादूगरों ने अपने बैग यहाँ इस क्षेत्र में फूलों और पत्तियों से भर लिए थे, जहाँ वे वास्तव में गुफा से क्रिस्टल इकट्ठा करने आए थे। ठीक है, पहले जैसा ही गठन। मैं हॉक को आरक्षित रखूंगा, लेकिन यहाँ अंधेरे में हमारे पास थोर और रे होंगे, काल ने समझाया। उन्होंने राय के मनोरंजन को महसूस किया कि थोर खुशी खुशी उन सभी क्रिस्टल को तोड़ रहा है जिन्हें वे इकट्ठा करने के लिए यहाँ आए थे। दूसरी बार सोचने पर मैं थोर को भी रिजर्व में रखूंगा, और राय मुझे स्काउटिंग ड्यूटी में मदद करेगा। गोलेम पीछे की ओर रहेंगे और आप में से बाकी लोग अपनी रैंकों में शामिल हो जाएंगे, योद्धा फिर जादूगर। आप सभी को पता है कि यह कैसे करना है। उन्होंने संशोधन किया। समूह ने अपनी स्थिति को समायोजित किया और चार्जर को क्रैंक करने के एक तेज दौर के साथ अपनी टॉर्च तैयार की, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो गई हैं।
काल के विपरीत, जिसके पास अंधेरे से डरने का बहुत कम कारण था, अन्य लोग प्रकाश में अधिक सहज थे। राय ने फैसला किया कि यह उसके लिए आगे की खोज करने का एकदम सही बहाना था, इसलिए वह रोशनी की सीमा से बाहर हो जाएगी और गुफा में गायब हो गई। यहाँ चमक है। ओह, सुंदर पत्थर, यह मेरे लिए है और मेरे घोंसले के लिए थोड़ी चमकती हुई काय और एक मशरूम। राय ने खुशी खुशी अपने स्काउटिंग मिशन के बारे में बताया। बस याद रखें कि हम दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए यहाँ हैं ताकि वे हमारे पास पहुँच सकें, इसलिए उनके वहाँ पहुँचने से पहले सब कुछ न लूट लें। काल ब्लडबैथ स्पाइडर की अधिकता पर हंसा। वे मूल्यवान नहीं हैं, बस सुंदर हैं। आप अभी अंदर आ सकते हैं, प्रवेश द्वार में कुछ भी डरावना नहीं है। काल ने अंदर कदम रखा और पहली बार देखा कि उसकी रात की दृष्टि में कुछ अजीब था। अकादमी में कभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता था, यार्ड में रोशनी, हॉलवे में मंद रोशनी और चारों ओर अन्य सभी प्रकाश स्रोत। लेकिन गुफा के अंदर दूसरों के अपनी रोशनी के साथ प्रवेश करने से पहले काल एक बिल्कुल नए तरीके से देख सकता था। हॉक ने अंधेरे में कैसे देखा, यह नहीं क्योंकि वह अभी भी कुछ हद तक प्रकाश की मौजूदगी पर निर्भर था, बल्कि रे ने अंधेरे में थर्मल इमेजिंग और इकोलोकेशन के संयोजन के माध्यम से कैसे देखा। प्रत्येक कदम उसके आसपास के वातावरण को और अधिक जीवंत बना रहा था और वह अंतर देख सकता था कि गर्म पत्थरों पर ठंडा पानी कहाँ बह रहा था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि रे को अंधेरे में रहना पसंद था, वह पूरी तरह से अपने तत्व में थी। फिर समूह उसके पीछे चला गया, सुरंग को अपने लालटेन और टॉर्च से रोशन किया और काल की रात की दृष्टि स्वाभाविक रूप से अधिक विस्तृत कम रोशनी के संकल्प पर वापस आ गई जो उसे हॉक से विरासत में मिली थी। रे सही थी, छात्रों में से कोई भी उन दिलचस्प वस्तुओं के अवशेषों में दिलचस्पी नहीं रखता था जो उसने पाई थी, और मकड़ी ने उन्हें सावधानीपूर्वक गुफा प्रणाली के पहले कक्ष में ले जाया। एक है, मुझे एक क्रिस्टल दिख रहा है, एक जादूगर फुसफुसाया। एक काफी नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ कुछ थे या थे। पहले को एक मार्कर के रूप में छोड़ दें कि वे अभी भी यहाँ हैं, और चलो गुफा में आगे बढ़ते हैं और अधिक की जांच करते हैं। राय, क्या तुमने देखा कि वह कैसा दिखता है? यह उस प्रकार का क्रिस्टल है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, काल ने टिप्पणी की। उस पर, यहाँ ऊपर एक और अच्छा कमरा है, लेकिन उसमें कुछ है। बीच में एक तालाब है और मुझे पानी के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है। राय ने रिपोर्ट की। पीछे रहो और हम एक समूह के रूप में इसके पास जाएंगे। आगे एक गुफा है जिसमें पानी में कुछ जीवित है। राय को नहीं पता कि यह क्या है, इसलिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, काल ने बताया। वह धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, जहां राय उसके सिर के ठीक ऊपर छिपी हुई थी, दीवार के पत्थर के साथ घुल मिल गई थी और तालाब के धीरे धीरे चमकते पानी की ओर उसकी निगाहों का अनुसरण किया। ये शानदार था, जादुई शक्ति की मन चमक दे रहा था और नीचे क्रिस्टल से सजी हुई थी। इस कमरे में सैकड़ों क्रिस्टल थे, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी, जैसे कि उनमें से किसी को भी लेने से कोई प्रतिक्रिया होगी। दीवारों पर लगे किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने से पहले रुको, मुझे लगता है कि वे झील में मौजूद हर चीज से संबंधित हैं। काल ने समूह को चेतावनी दी, जो इतने सारे संसाधनों को देखकर उन्माद में जाने वाले थे। वे एक पल के लिए रुके, लेकिन ये स्पष्ट था कि उन्हें लगा कि वह मकड़ी के शब्द से ज्यादा किसी और बात पर ज्यादा सतर्क नहीं हो रहा था। योद्धाओं में से एक ने अपने साथ लाई हुई छड़ी का इस्तेमाल किया और पानी की सतह पर छींटे मारे, प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस शांत सतह पर लहरें उठ रही थीं। जादूगरों ने कुछ और सेकंड के लिए हिचकिचाहट की, फिर उनमें से एक ने दीवार से एक क्रिस्टल को फोड़ने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया। फिर भी किसी चीज से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और बाकी लोग जीत में मुस्कुराए। जादूगर ने अपने पुरस्कार की जांच करने के लिए अपना दस्ताना उतार दिया और कमरे में रोशनी की एक चमक भर गई, जिसने सभी को घेर लिया और अंधा कर दिया, साथ ही रे को वापस जानवर की जगह में जाने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ कुछ है, उसने अपनी आंखों के समायोजित होने का इंतजार करते हुए बड़बड़ाया। सबसे पहले अनुकूलन करने वाला थोर था, जिसने वह चबाते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठा था, और उसने काल को स्थिति बताई। यहाँ कुछ चीजें हैं, खतरनाक चीजें, मैं बाहर जाकर उन्हें भगा दूंगा। लाइटनिंग सेरो ने बोलते ही कार्रवाई की और हथियारों के लिए उसकी बिगुल की आवाज़ काल की अपेक्षा से कहीं ज्यादा बड़ी जगह में गूंजी। वे उसी गुफा में नहीं हो सकते थे जब तक कि वह ढह न गई हो, ऐसा लग रहा था कि वे बाहर किसी पहाड़ी घाटी के बगल में थे। शोर इतना था कि वहां जो कुछ भी था उसे कुछ सेकंड के लिए रोक लिया ताकि काल की आंखों को समायोजित होने में समय लगे, लेकिन उसने जो देखा वह कुछ भी नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी।